जो लोग कांग्रेस में रह के कांग्रेस को वोट नहीं करते, मैं उनसे बड़ा गद्दार आदमी किसी को नहीं मानता। और अपने आप को वरिष्ठ कांग्रेसी कहे, उसको छोड़ देना चाहिए कहना। जांगड़ा की क्या प्रतिक्रिया? अगर तेलूराम जांगड़ा 2024 के विधानसभा प्रत्याशी नहीं हुए हांसी से, सुमन शर्मा हुए, सुभाष गोयल जी हुए, या फिर और भी कोई नेता हुआ, तो आप किस सोच रखते हैं? आप उनकी सपोर्ट करेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर 2019 की तरह आप फिर इंडिपेंडेंट आने वाले हैं? किसी को मिले, लेकिन जिसको टिकट मिलेगी उसका समर्थन करेंगे और जिसका साथ भी दे। अमित शाह तो रामलला के क्या दर्शन कराएगा, खुद जैनी है, खुद राम को मानते नहीं। जैनी तो मानता है क्या राम को? ये राम के दर्शन कराएंगे? ये कौन होते राम के दर्शन कराने वाले? पीछे गाना सुना था, राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये कौन होते राम को लाने? एजुकेशन के लिए आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। देखो, बीजेपी की एजुकेशन की नीति नहीं है। अगर बीजेपी की एजुकेशन की नीति होती तो 10वीं पास को शिक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो 36 बरादरी के लिए देखता है। जब हुड्डा साहब सीएम थे तब हुड्डा साहब ने भी बोला था सीएम बाद में हूं, पहले जाट हूं मैं। अपना नेता मान सकते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की ही होगी। जनता से ना को बाबा राम रहीम को छोड़ देते हैं। मानना है कि ईवीएम का घोटाला के कारण हो सकता है, 100% हो सकता है। नमस्कार, इस समय हांसी विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और अपने साथ में बात करने के लिए तेलूराम जांगड़ा जी हैं। 2024 की प्रबल दावेदारी ठोकते हैं तेलूराम जांगड़ा जी। वो देखने वाली बात है कि कांग्रेस आला हाईकमान इनके ऊपर कितना भरोसा जता पाती है और जो ग्रामीण तबका और शहरी तबका है उनमें कितनी इनकी पकड़ मजबूत है। जांगड़ा साहब नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी की 3 स्टेटों में जीत हुई है, उसके बाद में आपका पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का 4 तारीख को रोहतक में हुआ था। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पहले जो कांग्रेस का हाव भाव था उसमें एकदम से दिन रात का अंतर देखने को मिला। हरियाणा के लोग बीजेपी से इतनी नफरत करते हैं कोई अंत नहीं, क्योंकि ये एक झूठे पार्टी है, झूठी किस्म की। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, वो फ्लॉप। 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, लोगों के खाते खुलवा के लाइन में लगा दिए लोग, वो फ्लॉप। किसान की आमदनी दुगना करने का हुआ था, वो फ्लॉप। 20 लाख 1000 लाख करोड़ रुपया जो इन्होंने नोटबंदी के बाद जी, जब कोरोना काल के बाद जो बिजनेस फेल हो गए लोगों को दिया, वो उसका आजकल पता नहीं वो कहाँ गया, किसको मिला, किसके पास चला गया, कुछ नहीं पता। सिर्फ लोगों को इस बात का पता है कि अमित शाह के बेटे की कंपनी 50,000 से शुरू हुई और 8,000 करोड़ तक पहुंच गई, ये लोगों को पता है। लेकिन लोगों के बिजनेस में और लोगों की इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं एक विपक्ष के नेता होने के नाते लगा रहे हैं या इस देश का नागरिक होने के नाते लगा रहे हैं? विपक्ष का नेता होने के नागरिक तो लगाने का अलग महत्व है। मैं ये देश का एक नागरिक होने के नाते लोगों के बीच में रहता हूँ, धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ये बात लोगों बता रहे हैं, लोग वहां जाके। अगर बता रहे हैं तो जिस तरह से 3 स्टेटों के रिजल्ट आए हैं, जीत मिली है 20-20, 50-50 से 100-100 सीटों से, कहीं ना कहीं मात दी है कांग्रेस को, इतना बड़े मार्जिन से फिर जीत कैसे होती? देखो मैं बताऊं, राजस्थान का लगा लो या मध्य प्रदेश का। राजस्थान में ये जीते 25-25 हजार से जीते। कांग्रेस जीती 150, 200, 500, 700, 1000 इस मार्जिन से। अब ये क्या सिस्टम बताऊं आपको, ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है कि 23 तारीख को बाबा राम रहीम को छोड़ देते हैं। बाबा राम रहीम का राजस्थान में रुतबा है, उसके फॉलोअर हैं, वो लोग सारे के सारे पलट जाते हैं। क्या इनको डर दिखा रखा है, इस बात का नुकसान। और मैं खुद भी हैरान हूं कि जो एमपी में इतनी कांग्रेस का बहुमत दिख रहा था, वहां भी इस बात का कहीं ना कहीं मुझे डाउट फील है कि इन मशीनों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। क्यों डाउट है? एक वो था प्रत्याशी, उसके बूथ पे एक भी वोट ना निकलना इस बात को इशारे की तरफ ले जाता है कि उसका खुद का वोट भी अगर उसको खुद को ना पड़ा हो, मैं प्रत्याशी हूं, मैं मेरा ही वोट ना डालूं, ऐसा संभव नहीं है। कहाँ का वाक्य था ये मध्य प्रदेश का है, टीवी चैनल पे मैंने देखा, वो खुद भी आया हुआ था, प्रत्याशी भी
सोशल मीडिया पर आया हुआ है, टीवी पे तो ये दिखाते नहीं। आपका स्पष्ट मानना है कि ईवीएम का घोटाला के कारण हो ये सकता बीजेपी है, जीती। 100% हो सकता है। तो बाबा राम रहीम का हरियाणा के ऊपर कितना असर देखने को मिलेगा? बाबा राम रहीम का हरियाणा पे असर नहीं रहेगा। हाल फिलहाल में अध्यक्ष चेंज किया गया हरियाणा का बीजेपी ने, तो कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, हरियाणा का अध्यक्ष चेंज किया है इन्होंने लालच देने के लिए, बैकवर्ड को लुभाने के लिए। और ये जाति पाति की राजनीति बीजेपी करती है, धर्म और जाति पाति की राजनीति बीजेपी करती है, कांग्रेस कभी नहीं करती। आपने अभी जिक्र किया कि जातिवाद का जहर घोलती है बीजेपी। जब हुड्डा साहब सीएम थे तब हुड्डा साहब ने भी बोला था सीएम बाद में हूँ, पहले जाट हूँ मैं। देखिए, ये भावना होती है। वो जाट समाज का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में कहा था अगर किसी भी आदमी का, लेकिन उस टाइम पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन भावना में आके कोई भी इंसान अपनी बरादरी के लिए कह सकता है। वो पद भी तो देखा जाता है ना सर, एक लेकिन सर्वोपरि का हरियाणा का मुखिया अगर किसी स्टेज पे बोलता है कि मैं उस जाति से बस बिलोंग बस करता बस उसी बात का भ्रम है कि वो संवैधानिक पोस्ट पे था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा संवैधानिक पोस्ट पे थे। इसी बात का लोगों को अखराता है और वही अखरा। नहीं तो जब वो जाट बरादरी में पैदा हुए हैं तो जाट के कोई चेंज थोड़े हो जाएंगे, वो तो रहेंगे तो जाट ही। लेकिन जो कम्युनिटी, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो इंसान है बैकवर्ड खातर, जो बैकवर्ड के जो बच्चे थे उनके लिए पहली से लेके 10वीं तक लड़के को 100 रुपए और लड़की को 150 रुपए वजीफा करने का काम किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। और बीजेपी ने क्या किया उसके बदले? 4890 स्कूल बंद कर दिए कि गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो 36 बरादरी के लिए देखता है, और एक तरफ ये लोग हैं जो गरीब के बच्चों को अनपढ़ देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको तो अंधभक्ति है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एससी और बीसी के 410 करोड़ के लोन माफ करे। जो गरीब परिवार, जो लोग गरीब तो जो भर नहीं पा रहे थे, वो 410 करोड़ के लोन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माफ किए। पहली बार हरियाणा में कभी नहीं किया। एक तरफ ये बीजेपी है जो बैकवर्ड का नुकसान कर रही है, पैरों में बेड़ी लगा रही है, जो क्रीमी लेयर के नाम पे जो बच्चों के पैरों में बेड़ी लगा दी कि वो पढ़ना, नौकरी ना कर सके, उनके सर्टिफिकेट ना बन पाए। एक तरफ वो है, एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिन्होंने आरक्षण को 10% से 15% किया, गजस्टेड पोस्ट के आरक्षण को, और कहा कि मैं गरीब के बच्चे को और बैकवर्ड के बच्चे को एक अफसर बनाऊंगा, फर्स्ट और सेकंड की नौकरियों में उनको वो दिया। और एक तरफ ये सरकार है कि हमारे बीएससी, बीटेक और एमटेक बच्चों को डी ग्रुप में लगा रही है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फर्स्ट और सेकंड की नौकरियों को 10% से आरक्षण 15% किया, बीसी ए और बी बनाया और उन बच्चों को अफसर लगाने का काम किया। आज जो बी के जो एसडीओ लग रहे हैं, गजस्टेड अफसर, जो बीसीए के लेक्चरर लग रहे हैं, जो बीसीए के एचसीएस लग रहे हैं, जो बीसीए के जुडिशियल में एचसीएस लग रहे हैं, और बीसीए के अनेकों पदों पे जो गजस्टेड सेकंड और फर्स्ट की नौकरियों में भर्ती हुए, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। किसी की कोई वो नहीं है कि कोई आदमी यूं कहता हो कि हमने लगा दिए। वो अपना अपना कार्य करने का तरीका अलग होता है ना सर। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी अभी कर रही है, सबको रोजगार दे रही है। बीजेपी की नीति है एजुकेशन के लिए, आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। देखो, बीजेपी की एजुकेशन की नीति नहीं है। अगर बीजेपी की एजुकेशन की नीति होती तो 10वीं पास को शिक्षा मंत्री ना बनाते। बीजेपी की अगर एजुकेशन की नीति होती तो 4890 स्कूल बंद नहीं करते, और जेबीटी की जो भर्ती करनी थी वो नहीं कर रहे। बीजेपी का जो आप समझते हैं ना कि ये बच्चों के, गरीब के बच्चों को पढ़ाना चाहती है, बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहती। ये उनको अनपढ़ रखना चाहती है। बीजेपी की शिक्षा नीति बिल्कुल सरासर गलत है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते ही पहली कलम में क्रीमी लेयर को हटाएंगे। अपना नेता मान सकते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की ही होगी। जनता जनार्दन का फैसला है। जनता जनार्दन का फैसला है। मैं जनता जनार्दन बगैर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि आज के दिन
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 36 बिरादरी के लोग चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। ये इस सरकार से ऊब चुके हैं। पार्टी की सरकार थी, देश बिना का रोजगार था, लोगों के पास बिजनेस था, लोगों के पास पैसा था, हाथ में पैसा रहता था। आज तो बैंक में भी पैसा नहीं है लोगों के पास। दुकानों पे 5-5, 7-7 लड़के नौकरी करते थे, वो भी एक आदमी रह गया सफाई कर्मचारी लगा के नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो गांवों तक 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे। इन्होंने एक सफाई कर्मचारी लगाया हो तो बताओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज के 3,82,000 प्लाट पूरे हरियाणा में दिए थे। इन्होंने 1 इंच अगर जगह दी हो तो वो बता दो किसी गरीब को। किसान वर्ग आज जितना दुखी है वो इस सरकार से दुखी है। कर्मचारी वर्ग है जो दुखी है तो इस सरकार से दुखी है। नौजवान जो अपने दर ठोकरें खा रहा है रोजगारी के लिए, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। महिला सुरक्षित नहीं है। अब किस किस को बताऊंगा। तो वर्ग कौन सा सुखी है बीजेपी के शासन में? कोई वर्ग सुखी नहीं है। हम बैकवर्ड के लोगों को भी ये चुनाव के टाइम पे हिंदू बना देते हैं। ऐसे हिंदू हमें मानते नहीं है। ये अमित शाह तो रामलला के क्या दर्शन कराएगा, खुद जैनी है। हमारा किसान वर्ग सुबह जब हाड़ जोड़ता था होता था साटा लगा के ले राम का नाम। किसान वर्ग से बड़ा है क्या ये? किसान वर्ग और कमेरा वर्ग वो सुबह उठते ही राम राम करता है। कहीं कोई रास्ते में मिल जाए तो नमस्ते जी नहीं कहता, राम राम जी। एक बार राम राम करता, अगला 2 बार राम राम करता है। ये राम के दर्शन कराएंगे? ये कौन होते राम के दर्शन कराने वाले? राजीव गांधी जी ने ताला खोला था राम मंदिर का। आज तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया और ये राम मंदिर बन रहा है और राम भी खुश हैं। हम भी राम के भक्त हैं। हम पीछे गाना सुना था, राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये कौन होते राम को लाने वाले? इनका तो नामो निशान नहीं था। राम जी आए जब, कहाँ थे ये? राम जी आए जब तो इनका नाम निशान नहीं था। और ये खुद इतनी बड़ी बात करते हैं, खुद राम को मानते नहीं। जैनी तो मानता है क्या राम को? देखो, हाईकमान फैसला जो करता है उसका सबने साथ देना चाहिए और मैं हाईकमान के फैसले के साथ रहूंगा। अगर मेरे पे विश्वास करेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और किसी पे विश्वास करेगा तो वो लड़ेगा, मैं उसका साथ दूंगा। हर कांग्रेस का नेता ये बोलता कि सर मैं वरिष्ठ नेता हूं या फिर मैं पुराना कांग्रेस के से बिलोंग करता हूं। एक बार 2 बार पार्टी छोड़ने के बाद में फिर कांग्रेस परिवार में आते हैं, फिर अपने आप को वरिष्ठ बोलते हैं। देखो, मैं आपने एक बात बता दूं, कड़वी भी है और सच्चाई भी। जी, जो लोग कांग्रेस में रह के कांग्रेस को वोट नहीं करते, मैं उनसे बड़ा गद्दार आदमी किसी को नहीं मानता। जो आदमी कांग्रेस में रह के कांग्रेस को वोट ना करे उससे मूर्ख आदमी नहीं। और अपने आप को वरिष्ठ कांग्रेसी कहे उसको छोड़ देना चाहिए कहना। जो आदमी कांग्रेस में रह के अगर कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध करे फिर ये कहे कि मैं तो परंपरागत कांग्रेसी हूं, तो उसने तो चाहिए छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस, राजनीति छोड़ देनी चाहिए उस आदमी। मैं इस बात से पूरा 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 सहमत हूं कि जो आदमी चाहे जो मर्जी आए किसी को मिले, लेकिन जिसको टिकट मिलेगी उसका समर्थन करेंगे और उसका साथ भी देंगे। लेकिन इसका बात के लिए उस आदमी को आगे नहीं आना चाहिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध करे और कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगे और फिर अपने आप को वरिष्ठ कांग्रेसी कहे। उसको तो मैं मानता नहीं। ऊपर लेवल पे देखा जाए तो 2 गुट दिखाई देते हैं। क्या हर विधानसभा में ऐसे ही गुटबाजी दिखाई दे रही है? नहीं, देखो, तो गुट नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा है। वहां चीफ मिनिस्टर की प्रतिस्पर्धा है बड़ी, लेकिन काम तो कांग्रेस का कर रहे हैं दोनों। वो कोई किसी और खातर तो वोट नहीं मांग रहे ना, नाम तो कांग्रेस का ही ले रहे हैं कि हम कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस के हाथ के निशान पे लगाना। वो तो ये तो नहीं कह रहे ना भाई क्या खा करो क्या और पर लगा दियो। वो तो ये कहते हैं कांग्रेस के हाथ के निशान पे बताना। वहां चीफ मिनिस्टर की स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा। यहाँ विधानसभा में विधायक की प्रतिस्पर्धा है, एमएलए बनना, टिकट की प्रतिस्पर्धा है कि हमें टिकट मिल जाए। टिकट मिलने के बाद जो इंसान खिलाफत करेगा वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा,
उसने नहीं करना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए, और मैं भी कांग्रेस का साथ तेलूराम दूंगा। जांगड़ा की क्या प्रतिक्रिया? अगर तेलूराम जांगड़ा 2024 के विधानसभा प्रत्याशी नहीं हुए हांसी से, सुमन शर्मा हुए, सुभाष गोयल जी हुए, या फिर और भी कोई नेता हुआ, तो आप किस में समर्थन मतलब विश्वास रखते हैं? आप उनकी सपोर्ट करेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर 2019 की तरह आप फिर इंडिपेंडेंट आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं इंडिपेंडेंट आएंगे, मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा और कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करता हूं। मैंने जब भी चुनाव मैंने अगर मैं इंडिपेंडेंट लड़ता हूं तो मेरी गलती होगी, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो भी कैंडिडेट आएगा मैं उस कैंडिडेट के साथ रहूंगा, चाहे जिसको मर्जी आए टिकट दे, चाहे अयोध्या से ले आके तार दिए तो भी मैं उसके साथ रहूंगा। और टिकट मांगना मेरा हक है। अगर हाईकमान मुझ पे विश्वास करता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं जो उसको टिकट देंगे उसकी मदद करूंगा। ये वाक्य पिछले चुनाव में भी देखने को मिला सर, 2019 में जब आप टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिली, फिर आपने जाके जुलाना में इंडिपेंडेंट की तैयारी कर दी, ताल ठोक दिया, उसके बाद फिर अपना नॉमिनेशन वापस लिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं कई बार गुस्से में इंसान कर लेता है, कदम उठा लेता है, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। यहाँ भी बहुत से लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद नहीं की, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। बहुत से लोग हैं लेकिन मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ। मैं चाहे आज़ाद हूँ, लेकिन मैंने कांग्रेस प्रत्याशी की यहाँ वोट मांगे और उनके एजेंट तक बनाए मैंने यहाँ, और मैंने यहाँ हांसी में रह के उनकी मदद करी। अगर कांग्रेस प्रत्याशी जो चुनाव लड़ा था वो यूं कह दे तेलूराम ने मेरी मदद नहीं करी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर सभी के सभी नेता इतने तन मन धन के साथ मिलेंगे, फिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई? अगर पूरा परिवार देखो, कांग्रेस का एक साथ था तो उनके साथ नहीं था, उनके साथ लगे ही नहीं। बहुत साथी, एक दो साथी हैं जो साथ रहे, और साथी लगे ही नहीं। कोई नहीं लगा, अपने घर बैठ के कोई और हो गया, किसी की बहू बीमार होगी, किसी का कुछ हो गया, वो अलग रहे सिस्टम। तो मतलब ये होगा ना कि टिकट नहीं मिली उन नेताओं को, फिर उन्हें दरकिनार कर लिया अपने आप में। लेकिन देखो, जिस टाइम टिकट मिली ओम प्रकाश पंगाल को, ओम प्रकाश पंगाल जी कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी नहीं थे जी, उनको टिकट दिया गया। चलो टिकट दे दिया उन्होंने, टिकट लिया आया। टिकट ले आने के बाद वो खुद भी किसी प्रत्याशी के घर पे गए या ना गए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बता सकता हूँ कि वो मेरे घर आए, मैं उनके साथ लगा और मैं उनके साथ मदद की। मेरे पूरे परिवार ने और मेरे सब ने उनको वोट डाला कांग्रेस को, और मैं खुद अपना वोट कांग्रेस को डाल के गया।